अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। आज़ाद कश्मीर का फ़ैसला क्या होने जा रहा है ये तो आपको अभी वक्त लगेगा और मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ चीज़ें और मुस्तनद चीज़ें सामने आ जाएंगी। इलेक्शन का अमल जारी हो सारी और ये पहला मरहला होगा इलेक्शन का, इसके बाद आगे होगा। लेकिन बार बार LA-10 कोटली की बात की जा रही है और उसके ऊपर इंतखाबात रोकने के लिए राना सनाउल्लाह भी काफ़ी ज़ोर डाल रहे हैं। शेरी रहमान साहिबा जो कि इनके एलाई भी हैं, लेकिन इलेक्शन का अमल है तो दोनों पार्टीज़ अपने अपने तौर पर इस इलेक्शन में उतरी हैं। और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नून लीग जानबूझकर जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं उसके अमल को मुतनाज़ बना रही है। क्यों कह रही है ये बात पीपल्स पार्टी, और क्यों नून लीग पर ये इल्ज़ाम एक बार फिर लग रहा है, जबकि सेम गिलगित बल्तिस्तान में भी यही हुआ। हालांकि वहाँ पर हुकूमत और तमाम तर जो रिजल्ट थे यानी नताइज थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में रहे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश नहीं थी और काफ़ी जगह पर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये इल्ज़ाम लगाती थी। अब मामला यहाँ तक नहीं है, कहा यह जा रहा है, जो कि बड़ा एक बहुत बड़ा बयान होगा। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि 3,000 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम है पीपल्स पार्टी पे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। इसका जवाब भी काउंटर दिया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन राना सनाउल्लाह चूँकि ये एलाए हैं, एक दूसरे के साथ हुकूमत में साथी हैं, हुकूमत चल रही है, और अगर सेनेट का ओहदा देखें, स्पीकरशिप और बहुत सारी चीज़ें देखें तो काफ़ी सारी जगहों पर ये सारे एक दूसरे के साथ गवर्नर्स के तौर पर भी देखें, जैसे कि AP के गवर्नर या पंजाब के गवर्नर को, तो ये ओहदे और सदारती ओहदा ये पीपल्स पार्टी के पास है। अब मामला ये बहुत बड़ी करप्शन की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा जी मीडिया इस पर बात ना करे। क्यों ना मीडिया बात करे, ये करप्शन दायरे आवाम के पैसों की है। अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको सबूत भी देना होंगे, और फिर क्यों ना बात हो इस पर, खामोशी रही नहीं जा सकती। दूसरी तरफ भारत को बड़ी तकलीफ उठ रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन पर, इस पर भी हम बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। खुद ज़रा अपनी हालत देखें कि आपके अंदर एहतजाज शुरू हो गया, आपकी करप्शन, आपके मसाइल, और जिस तरह से स्टूडेंट्स को वहाँ मारा पीटा गया सारी दुनिया ने देखा। और ख्वाजा आसिफ बिल्कुल मेरी नज़र में, मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जो भारत है वो इस पूरे खित्ते में खुद दहशतगर्द है और दहशतगर्दों का सरपरस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे सबके सामने वो चीज़ें हैं। अब राजनाथ सिंह जिस तरह की बात कर रहा है, पहले जाके ज़रा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया है जिसमें भारत ने कब्जा कर रखा है उस कश्मीर में। वहाँ के लोग ना दिल से और ना ही अपनी तहरीकों से कभी भारत के साथ हैं ना थे, वो तो एक अलहदगी चाहते हैं उनसे, लेकिन वहाँ पर कत्लो गारतगिरी का एक सिलसिला जारी है, उस पर बात करनी है पूरी दुनिया ने। अब इन्हें तकलीफ उठ रही है कि उस पर बात हो रही है, तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तो सबके सामने है और बड़े खुले दिल के साथ पाकिस्तान हमेशा करवाता है। ये वहाँ पर बैठी एक फसादी कमेटी थी जो भारत से पैसे लेकर आई और उसके पूरे सबूत हम सबके सामने आ चुके हैं। अब बताने की ज़रूरत नहीं है भारत किस तरह से फंडिंग कर रहा है, अफगानिस्तान क्या अपना रोल प्ले कर रहा है, वो पूरी दुनिया को समझ आ रहा है। हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर भी बात करेंगे। उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। असद खरल साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। पहले ज़रा उज़मा कारदार साहिबा आपसे, ये जो अचानक ये इल्ज़ामात की सियासत इलेक्शन के पास शुरू हो जाती है और बहुत बड़ी बात है 3,000 अरब की बात करना और इल्ज़ाम लगाना एक ऐसी पार्टी पे जो आपकी एलाए है, और फिर जिस तरह से LA-10 कोटली के इलेक्शन और उसको मुतनाज़े कहना, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का कहना कि उसको मुतनाज़े बनाया जा रहा है, उसके रोकने की कोशिश, ये सारी चीज़ें हमने GB में भी देखा इस तरह हुआ। क्या ये रेप्लिकेट ही है उन्हीं चीज़ों का, कुछ अरसे में ये बैठ जाएगा बुलबुला, या ये वाकई कोई सीरियस बात है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, अगर राना सनाउल्लाह साहब ने इस तरह की कोई बात की है 3,000 अरब की करप्शन की, वो हमारे बहुत एक जहां दीदा और सीनियर मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं। जाहिर है वो इस तरह से एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कभी भी नहीं देंगे। आई एम श्योर उसके पीछे उनके पास एविडेंस भी होगा और प्रूफ भी होगा। देखिए, ये तो सबको पता है कि 17 साल से ये लोग सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं और सिंध का हाल आपने देख लिया है क्या वहां पे है। वो कराची जो है वो उधर उसको बिल्कुल खंडरात बन गए हैं। ना वहाँ कोई डेवलपमेंट है, ना कोई सड़क है, ना कोई काम। सिंध के अंदर भी हालात इतने, क्योंकि ये सारे जो NFC अवार्ड से इनको फंड्स मिलते हैं वो खुर्द बुर्द हो जाते हैं। अब इनकी चूंकि हुकूमत थी कश्मीर में, तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब जब गए वहां पे अपने जलसे पे मुजफ्फराबाद में, तो उन्होंने कहा कि जो आखिरी सड़क जो मैं बना के गया था बस वही मैं देख रहा हूँ, उसके बाद कोई चीज नजर नहीं आ रही यहाँ पे। तो वो किधर है 3,000 अरब?
वो नजर भी तो आने चाहिए ना, क्योंकि वो तो अवाम का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो ये पीपल्स पार्टी का तो ये खासा है कि ये लोग जहां भी हुक्मरानी करते हैं वहां पे अवाम के ऊपर कोई पैसा लगता हुआ नजर नहीं आता है इनका, जिस तरह आपको पंजाब में नजर आ रहा है और जिस तरह से आप देखते हैं कि फेडरल हुकूमत लगा रही है। तो ये मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह कोई ऐसे बात नहीं करेंगे जो कि वो अपनी कोई जाती उनकी राय होती है। जरूर इसके पीछे भी अच्छा खासा कोई मवाद है, कोई तब ये चार्जशीट उन्होंने की है। और कोटली में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो पहले जीबी में इन्होंने रोना पिटना डाला हुआ था, हालांकि अब उनकी बन गई है वहां पे हुकूमत। अब यहाँ पे इन्होंने रोना पिटना डाला हुआ है। ये समझते हैं कि जी शायद पूरा पाकिस्तान, ये पीटीआई की तरह इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि शायद पूरे पाकिस्तान में इनके अलावा मैंडेट ही नहीं है किसी का। तो ये इनकी खाम ख्याली है। वहां पे जीबी में भी और कश्मीर में भी नवाज शरीफ साहब से लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी वहां पे हुकूमत रही है तो उनकी जो एक विजन है उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है कि आपने अवाम का पैसा अवाम के ऊपर लगाना है। आप देख ही रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा उन्हीं की एक ट्रेनिंग और ग्रूमिंग और विजन के मुताबिक किस तरीके से आप जो हमारे खास तौर पे कमजोर तबकात हैं उनकी बेहतरी के लिए, पंजाब के सूबे की डेवलपमेंट के लिए किस तरह से वो कोशा है दिन रात। तो ये सारी बातें इनको जहन में रखनी चाहिए। और ठीक है, ये हमारे साथ एक इत्तेहादी हैं, लेकिन ये इलेक्शन में इस तरह से रोंदी ना मारा करें। ये जरा थोड़ा सा मुकाबला किया करें सही तरीके से, बगैर इस तरह से जो गलत किस्म के ठीक हो गया, मैं इस्तेमाल। उनका व्यू भी इस पे ले लेता हूँ। कादिर साहब सर, एक तो अब फिर हम देख रहे हैं इल्ज़ाम की सियासत, और फिर ये तो बड़ा बड़ा इल्ज़ाम है राना सनाउल्लाह साहब का कि 3,000 अरब रुपए की बात की उन्होंने। फिर वो जो मुतनाज़ इलेक्शन बनाने की कोशिश नून लीग कर रही है, ये पीपल्स पार्टी का कहना है। इससे पहले हमने देखा जीबी में भी यही कमोबेश सिचुएशन थी, पीपल्स पार्टी इसी तरह की बात कर रही थी। तो क्या सिचुएशन है सर? देखिए, यकीनन जीबी के इलेक्शन का सदमा अभी नून लीग का भूला नहीं है। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बड़े संभाल के रखा हुआ था 2029 के इलेक्शन के लिए। बदकिस्मती से उन्होंने जीबी में जाके उनको वहां पेश कर दिए और वो चला हुआ कारतूस जो है ना वो दुरुस्त कर गए वहीं पे। और जीबी के इलेक्शन लाख धांधली के बावजूद शहबाज राजा जो इलेक्शन कमिश्नर थे, सीसीडी की बदमाशी, धांधली, सब चीज के बावजूद पीपल्स पार्टी वो जीत गई आपके सामने। अब ये फिर जाके चले हुए कारतूस को वहां पे कश्मीर में आजमा रहा है। वहां उन्होंने आग पांव तो जोड़ा होगा मरियम बीबी ने कि खुदा का वास्ता ये मुझे क्यों निकाला, ये वाली कहानी छोड़ दे। तो वहां नया नारा लगा लिया है। 10 साल पहले जो मैंने काम किया, 10 साल के बाद जितने हुक्मरान आए उन्होंने आवाम को बेवकूफ बनाया। उनको शायद इस उम्र में हाफजा इनका कमजोर होगी, उनको ये याद नहीं है कि 10 साल में 5 साल उनके छोटे भाई वजीर आजम जो अभी भी है क्या काम किए, वो तो चार्जशीट खुद ही है उनके सामने। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन का जो गुलाम मुस्तफा मुगल है वहां का, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आपके ऊपर इलेक्शन के बाद मुगल आजम की फिल्म नहीं बनेगा, बल्कि खलनायक का फिल्म बनेगा। जिस तरह आप सत्तू पे की आप बैठे हुए कि पूरा का पूरा वफाकी हुकूमत, पंजाब के वजीर आला, ये सब वहां पे तरक्याती काम, बसें बेच, अब इनकी छिछोरापन ये देख लें कि बसें कल पहुंच जाएगी और कल पहुंच। अब ये बस उनकी जेब में तो नहीं, तो यकीनन ये बसें चाइना से किसी जिले के लिए मंगाई होंगी, फिर ये बसें खड़ी होंगी और वो जाके ड्राइवरों को स्टार्ट करे कल मुजफ्फराबाद पहुंचा दे। और ये भी इनको अकल नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर सिंध हुकूमत पुख्तनख्वा को हुकूमत को बसें दे तो यकीनन हमारी हुकूमत वो आनी है, तो ये बसें कहाँ खड़ी होंगी, रूट कौन देगा, ड्राइवर क्लीनर कौन देगा, ये उनको अकल में नहीं आ रही। क्योंकि जी आजाद कश्मीर में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और फिर उसके साथ साथ ये करप्शन का खेल रहे। ये मरियम बीबी और इनके भाइयों का बयान तो पूरे मीडिया में आज भी है कि उन्होंने ओलिफील्ड के बारे में, लंदन में जो प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में कोई नहीं है, सारे दास्ताने तो है। और फिर मैं नहीं कह रहा हूं, ना कोई और कह रहा है, ये तो आईएमएफ कह रहे हैं कि 5,300 अरब खा गए करप्शन। ये किसी को याद नहीं है, आलमी अदारा कह रहा है। फिर ये सुतरा पंजाब में गंदे हुक्मरान जो काबिज है, तो इन गंदे हुक्मरान ने वो सुतरा पंजाब में भी करप्शन किया। फैसलाबाद की सुतरा पंजाब की करप्शन आपके सामने की बात है।
और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनएफसी अवार्ड की बात करें तो 57% जब एनएफसी अवार्ड की मद में सूबों को मिल रहे, और यही एनएफसी अवार्ड की जो 70% जो रेवेन्यू है पाकिस्तान का वो दे रहा है सिर्फ। और फिर 70% रेवेन्यू के बाद जब वो वफाक ये डिस्ट्रीब्यूट करता है 57% में, तो उस 57% में 24% जो है ना ये सुतरा पंजाब के गंदे हुक्मरानों को मिला है। तो आप मुझे बता दो कि उन्होंने लाहौर के अलावा जो अभी पानी में डूब गया, बाकी पंजाब का क्या हाल है और लाहौर का क्या हाल है कि वो जाके पोश एरिया में जो है ना वो गटर में मियाँ बीवी जो है ना जा रहे हैं और बीवी गिर गई और सीसीडी ने उठा के उसको मार मार के उसका सत्यानाश कर दी कि तुमने बीवी को गिराया। अच्छा फिर सर, मैं ये जो आप 22 पानी की बात कर रहे हैं ना कादिर साहब, मैं चूँकि खुद अभी रिसेंट टूर से होकर आ रहा हूँ कराची से, तो वहाँ भी हालात को मुख्तलिफ नहीं है। मतलब अगर मैं सारों की बात करूँ, पेशावर जाएँ तो वहाँ भी हालात मुख्तलिफ नहीं है। पानी आता है, शहरों में खड़ा हो रहा है। ये चीज़ें हमें अब बहुत सोचने की ज़रूरत है। दुनिया इससे आगे निकल गई सीवरेज के निज़ाम से। ये हमारे यहाँ ही प्रॉब्लम है। नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ों को आप मुझे आइडेंटिफाई एक किया। बात सर मैं बताएं। आता हूँ, एक ब्रेक से आता हूँ, आपको पूरी आपको पूरी बात करूँगा। काजिद असद खरल साहब काफ़ी डिटेल दोनों ने बात की, मैंने अभी इस पर भी बात करनी है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम, देखिए करप्शन की बात होगी, ये आवाम का पैसा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे और इल्ज़ाम लगा के पीछे हो जाएंगे। ऐसे कब तक काम चलेगा? 3,000 अरब रुपए की बात हो रही है, कोई 1-2 अरब की हो तब भी हम पूछते हैं। ये तो 3,000 अरब मतलब बहुत मैसिव अमाउंट है। कई प्रोजेक्ट्स इसमें पूरे हो सकते हैं। लेकिन चले पहले ज़रा कश्मीर इलेक्शन पे बात कर लेते हैं, आज़ाद कश्मीर को लेके। और जो इस वक्त सिचुएशन है कोटली की, यानी LA-10 की, वहाँ पर बार बार बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इसको रोक दिया जाए। एक तरफ से पार्टी कह रही है इसको रोके, दूसरे कह रहे हैं इसको मुतनाज़ बना रहे हैं। देखिए मामला ये है कि ये दोनों पार्टीज बाहर तो जारी बात है इत्तेहाद में तो मौजूद है, लेकिन दोनों का अपना अपना मंशूर है और दोनों जमातें चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके पास मैंडेट आए। और जिस तरह जीबी की हुकूमत है, आजाद कश्मीर की हुकूमत भी है, वो भी नून लीग चाहती है कि उनकी हुकूमत बने, पीपल्स पार्टी कहती है उनकी हुकूमत बने। और जब ये इंतखाबी मैदान होता है और इंतखाबी जो सारे मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि जो जमातें हैं एक दूसरे के ऊपर जो है इल्जामात लगाती है, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क की जो जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो काफ़ी अरसे से मुल्क में इक़्तिदार में है, सूबों में और वफाक में, और इस तरह जीबी में और कश्मीर में, वो चूंकि ज़्यादा परफॉर्म तो कर नहीं सकी और उसकी खुद ही वो सारे गवाही दे रहे हैं, हर एक दूसरे को ताना देता है, जबकि यही इन्हीं दो पार्टियों की ज़्यादा देर हुकूमतें रही हैं। लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ को ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है और ये कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वो कहते हैं हमने सिर्फ करवाया था, दूसरे कहते हैं सिर्फ हमारे दौर में काम हुआ। अब मामला ये है कि एक तरफ जो है वो राना सनाउल्लाह साहब जो वो ये कह रहे हैं कि कोटली का जो हल्का वहाँ पे इलेक्शन जो है उसको पोस्टपोन किया जाए, वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले धांधली कर रहे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी जो है वो बैग लेके जा रहे थे। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वो जनाब कोई ऐसा मामला नहीं है और ये खामखा इसको मतनाज़ा बनाया जा रहा है। एक्चुअली जो हमारा मैंडेट है उसके ये खौफजदा है, हमारा जो वोट बैंक है उससे ये खौफजदा है। और वो ये कहते हैं कि ये जो पटवारी वहाँ पे है और उसको बनाया हुआ, जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं। अब एक तरफ जो ये मामला आता है, दूसरी तरफ आपने वो 3,000 अरब के इल्ज़ाम की बात की। देखिए को राना सनाउल्लाह साहब का कोई तल्लक अपोजिशन जमा नहीं है, वो हुकूमत के अंदर अहम ओहदा उनके पास है। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर उनको तो तहकीकात करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहिए, ना कि एक बयान दागना चाहिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के भी इल्जाम लगा खरल साहब, इसमें एक चीज और भी है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मीडिया इसको क्या जरूरत है इस पे बात करने की, और इल्जाम भी लगा रहे हैं मीडिया पर बैठ कर। ये कैसे हो सकता है? देखिए यही मसला है ना, जब आप एक बात इतनी बड़ी बात करेंगे और आप जो है बात करेंगे तो मीडिया उस पर क्यों बात नहीं करेगा? आप पहले तो ये बात करते ही ना। और दूसरी बात, ये दो चीजें हैं, या तो राना सनाउल्लाह साहब को आपको सबूत देने चाहिए और हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो पीपल्स पार्टी को उस चीज के हवाले से बताना चाहिए, राना साहब को कटहरे में लाना चाहिए कि जनाब आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और इसके सबूत बताएं और इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मामला ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जब हुकूमतों की जो बनाने के हवाले से और इत्तेहाद के हवाले से, तश्कील के हवाले से, तो वहां पे यही सियासी जमातें जो है एक दूसरे के साथ बैठ रही होती हैं। कहीं अलायंस होता है और कहीं आपस के अंदर जो इनका मुखालफत होती है। आप देखें ना, यही पीपल्स पार्टी पंजाब में वफाक में नून लीग के साथ बैठी है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जो है वहां पे वो उनके बिल्कुल मुखालिफ उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, और वहां पे सूरत आप देखें कि पीटीआई जो है वो हुकूमत के खिलाफ है वहां पे, और इस्तेकाम पाकिस्तान जो इस तरह पार्टी है वो मरकज में इत्तेहाद में है पंजाब में, और वहां पे
जीबी के अंदर आप देखें कि उन्होंने वहां पे पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है। तो ये जो सियासी जो हुकूमत साजी है उसके अंदर इन्हीं पार्टियों का स्टांस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब इंतखाबी मैदान होता है तो वहां पे जारी बात है ये अपनी कारकर्दगी चूंकि इनके पास होनी नहीं बताने के लिए, तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी का जो सिलसिला है ये शुरू हो जाता है। और हर इलेक्शन में हम देखते हैं यही है, और उसके बाद एक सिलसिला रुक जाता है। जीबी के इलेक्शन में ये शुरू हुआ, आजाद कश्मीर का मामला है वहां पर ये शुरू हुआ है, और उसके बाद अब देखिए चंद दिनों के बाद जब हुकूमत बन जाएगी उसके बाद यही चीज़ अच्छा, खत्म हो वहां पर जाएगी। भी इलेक्शन कमिश्नर, आपको याद होगा, उस पर बात की है, बल्कि हमारे शो में ही बात हुई थी। इलेक्शन कमिश्नर को लेके बहुत सारी चीज़ें पे हुई थी जिस पर उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने ही कहा था इसी शो में कि हम चाहते हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला निपटाएं, वो बड़ा गलत हो रहा है। बस फिर वही मामला हुआ, वो जीत भी गए, फिर खामोशी हो गई वहाँ पे। उस्मा साहिबा अभी काफ़ी सारी चीज़ें कादर बंदोखेल साहब भी कह रहे थे। क्या इलेक्शन हम लोग नहीं देख सकते कि ऐसे हों जिस पर दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज, चारों पार्टीज राजी हो, कहें जी इलेक्शन हुआ ठीक है, वो जीते हम हारे, या हम जीते वो हारे, कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना हो कि यहाँ पर इलेक्शन रोकने की कोशिश हो रही है, वहाँ पर अकरबा परवरी हो रही है, यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मसाइल हैं, वहाँ पर ये मसाइल हैं। कोटली 10 आपके सामने, वहाँ भी इशू हो रहा है। मियाँ नवाज शरीफ कैंपेन भी कर रहे हैं और ख़ुद को उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ का वज़ीर आज़म भी बनना चाहूँगा। तो इस हद तक चीज़ें बड़ी सीरियस ली जा रही हैं। जीबी का इलेक्शन था, उसके रिजल्ट से तो यहाँ रिजल्ट क्या डिफरेंट होगा नून लीग के लिए, और क्यों होगा अगर डिफरेंट होगा तो? अरसलान, एक तो ये जो कल नायक की जो स्क्रिप्ट है ना, ये जरा कादर बंदोखेल साहब को मैं बता दूं, ये पीपल्स पार्टी के लिए लिखी गई है। ये इनके कारनामे जो है ना वहाँ उसमें कलम बंद किए गए हैं। हमारा तो जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो मरियम नवाज साहिबा ये बार बार सुथरा पंजाब की फैसलाबाद का ये मिसाल दे रहे हैं। तो वहां पे जब करप्शन पकड़ी गई थी तो उसकी इंक्वायरी भी किसने कराई थी? चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कराई थी। उसके ऊपर मिट्टी डाल के तो मामला खत्म नहीं किया था। तो वो तो जीरो टॉलरेंस है उनकी एज फार एज करप्शन इज कंसर्न। बसों की ये बात करते हैं, आप दिखा देना कराची में बस ले भी आएंगे तो सड़क कोई नहीं है कि सड़क पे बस चलानी है। यहाँ पंजाब में कम से कम अब 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो रवा दवा है। और ये जो बात कर रहे हैं ना लाहौर की, मैं चीफ मिनिस्टर की फोकल पर्सन हूँ पोलियो पे। मैंने 35 जिलों का खुद दौरा किया है फील्ड विजिट्स पे। बिला तफरीक हर जिले में तरक्की हो रही है। जो 140 इनिशिएटिव्स हैं वो अगर एक लाहौर में नजर आएंगे तो वो आपको मुल्तान में, राजनपुर में, साहिवाल में सब जगह नजर आएंगे। तो वो ये कोई किसी किस्म की, ये भी थोड़ा सा 22,000 किलोमीटर सड़कें बनी है पंजाब में, ये दिखा दे इन्होंने सिंध में कितनी बनाई है, जरा दिखा दे कितने होनहार स्कॉलरशिप। नहीं, वो तो पानी पर बात कर रहे हैं ना उसमें करदार साहब, वो कह रहे लाहौर जैसे मेजर सिटी में भी पानी जमा हो जाता है, और वो कह रहे जी सुथरा पंजाब पर इतना बजट लग रहा है, वहाँ भी काम उनके मुताबिक काम नहीं हो रहा। फिर वो कह रहे जी जो हम पर इल्ज़ाम है करप्शन का उससे ज़्यादा इल्ज़ाम वहाँ पर है। तो ये एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम क्या है? अगर ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं तो ये प्रूफ ले आए, एविडेंस ले आए, तो फिर उसके बाद बात भी बनती है। ये बगैर वो बड़ा आसान होता है ना दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। मैं राना सनाउल्लाह से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है, जो उन्होंने बात की है, वो बड़े एक सीनियर जिम्मेदार सियासतदान है। आई एम श्योर उनके पास कोई ना कोई इसका एविडेंस होगा। अब आप देखें ना, इन्होंने कश्मीर में चूंकि इनकी हुकूमत थी और उन्होंने काम तो धेले का नहीं किया, तो अब ये सारी अपनी जो हुकूमती मशीनरी है वो लगा के ये धांधली करने की पूरी ये कोशिश कर रहे हैं। ये असल में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी जमात आती है, आप रिफॉर्म्स की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ सारी जमातें मिलकर बैठे, हर इलेक्शन के बाद ये रोना पिटना शुरू हो जाता है, भाई इलेक्शन रिफॉर्म्स कराएं। आप कोई फुल प्रूफ सिस्टम लेके आए, कोई इस पे बात नहीं करेगा। फिर बाद में सारे जो है वो चीखना चलाना शुरू कर देंगे। मेरे तो ख्याल में हमारे पास एक बड़ा अच्छा इलेक्शन कमीशन है जो कि सही काम करता है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं जो जिसके साथ ज्यादती होती है वो फिर उसको दोबारा चैलेंज भी कर सकता है। अच्छा, जीबी के रिजल्ट्स आप लोग मानते हैं बतौर नून लीग? देखिए, जीबी के जो रिजल्ट्स थे, हमारी 6 सीटें आई, 2 इंडिपेंडेंट्स भी हमारे साथ थे, लेकिन हमने रोना पिटना तो नहीं मचाया था। साद रफीक साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि उनकी कैंपेन हमसे थोड़ी बेहतर थी, इसलिए उनको सीटें ज्यादा मिल गई। तो हमने अब ये वहां पे आजाद कश्मीर में बिल्कुल अपने इलेक्शन रिजल्ट को हमने एक्सेप्ट किया था। रोना पिटना ये बचाते हैं, ये हुकूमत भी वहां पे इनकी है
और सारा वक्त ये शोर भी यही मचा रहे हैं। मुझे तो इनकी मंतक की समझ नहीं आ रही कि जा क्या रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रा हम डायनामिक्स पे थोड़ी सी ज़रूरी है बात। खलील साहब, इस वक्त क्या देख रहे हैं? क्या जीबी से मुख्तलिफ रिजल्ट देखेंगे? क्या डायनामिक्स इस नज़र आ रहे हैं आपको? पिछले काफ़ी अरसे में बहुत तब्दीलियाँ हुई हैं। कलदम कमेटी आई, उसका तो आपने देखा जो हाल, और हमने अभी देखा रिसेंटली भारतीय राजनाथ का बयान। वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कि कहाँ से फंडिंग आ रही थी, सब नज़र आ रहा था, हमें पता था क्या हो रहा है। आपने वहाँ पर जो कश्मीर पर कब्जा कर रखा है इन्होंने, गैर आइनी गैर कानूनी, उसमें जो कुछ हो रहा है वो सबको नज़र आ रहा है। इस वक्त इस इलेक्शन की कितनी अहमियत होगी और इसके रिजल्ट्स की कितनी अहमियत होगी? देखिए, मामला ये है कि जो नतायज है इसके, मैं नहीं समझता कि बहुत कोई बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से कोई जमात तो जीतती नजर नहीं आ रही। सीटें सारी जमातें लेंगी, कोई एक दो सीटों का फर्क होगा। और यहाँ पे भी मामला यही है कि एक मखलूत हुकूमत जो है वो मार्ज़े वजूद में आने का इम्कान है। अभी तक जो हालात है उससे तो यही, क्योंकि अभी तो एक मरला का इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद 2 फेज और भी हैं आगे। तो दूसरी बात यह है कि जो इस इलेक्शन के जो नतायज हैं, आप देखें कि जो क्या वो वहाँ के जो अवाम है उन नतायज को वो भी तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे। और दूसरी जानब जिस तरह पार्टियां हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। तो हमेशा यही मामला है कि इलेक्शन जो है हर दफा ये मुतनाज़े बन जाते हैं। और जो अब तो बहुत सारे लोग जो है उनको भी ये शायद गुमान होने लगा है कि जो वोट देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मामलात है, और देखें ना अभी शर्जील नाम मेमन साहब सीनियर मिनिस्टर है सिंध हुकूमत के, तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया अपनी जो उनकी इत्तेहादी हुकूमत है कि वो फार्म 47 की हुकूमत है और जाली हुकूमत है। अगर भाई जाली हुकूमत है तो आप उसको कंधा क्यों दे रहे हैं और आप उसका साथ क्यों दे रहे हैं, उसको लेजिटिमेसी क्यों दे रहे हैं? तो आपके अपने कॉलोफेल के अंदर तजाद है। तो मामला यही है कि जब इलेक्शन होता है उस वक्त ये इस तरह के नारे और एक दूसरे के मुखालफ चीजें जो है लोग जो शुरू हो जाती है। और जो ही इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, हुकूमत की तश्कील हो जाती है, उसके बाद सब उसी तनख्वाह पे काम करना शुरू कर देते हैं और सब अच्छा जो है वो हमें इनको दिखाई देने अच्छा, लगता मुझे है। ज़रा तो अभी ये थोड़ा सा मामला और जो है, चीज़ें हैं खलील साहब। एक तो इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बीच में है, क्या सीट तोड़ने के लिए मामला है, क्या है? अचानक से बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है। फिर मैं ज़रा नून लीग के हवाले से कुछ एक दो चीज़ें और हैं, उस पर भी बात करिए, लेकिन एक चीज़ आप सारों के साथ भी शेयर करूँ। अभी कादर बंदू खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो उनके मुताबिक हम उन्हें उनकी बात पूरी नहीं हो रही थी, जबकि मैं उन्हें पूरा मौका भी दे रहा हूँ बात करने का। जब कुछ सवाल होता है उसका जवाब भी होता है, उस पर काउंटर भी आता है, आपको जवाब देना होता है। यही सियासत का तरीक़ाकार है। और सियासी लोग तो बर्दाश्त रखते हैं, वो तो लोगों के नुमाइंदे होते हैं, वो तो वोट लेकर आते हैं। अगर आप इस तरह प्रोग्राम छोड़कर जाएंगे तो बात कौन करेगा आपके हिस्से की? इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जवाब नहीं है। तो ये बड़ी एक ज़्यादती हो जाती है कि जब आप जवाब देने की बजाय प्रोग्राम छोड़ दें, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। अच्छा, मैंने चूंकि बताया था जाने से पहले कि वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए और उन्हें लगा कि उनकी बात नहीं पूरी हो पा रही, जबकि उन्होंने पूरी बात की थी। सिर्फ जो टेक्निकली मैं जानना चाहता था कि इल्ज़ाम लगा तो उसका जवाब क्या है। मतलब इल्ज़ाम लगना एक बहुत बड़ी बात है, फिर कराची से लेकर सिंध तक की सूरत हाल, हालत ज़ार, इस पर बात करना ज़रूरी है। मैं तो पंजाब पर भी कर रहा हूँ, अभी सुथरे प्रोग्राम पर भी सवाल, 2-3 सवाल किए मैंने उज़मा साहिबा से, बजट को लेकर बात की है, वो बैठे हैं बात भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सियासतदानों को थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए, चीज़ों पर बात भी होगी, सवालात भी होंगे और सवालात का जवाब भी देना होगा। ये तरीक़ाकार इसलिए है क्योंकि आप वोट लेकर आते हैं, नहीं लेकर आते तो फिर अलग बात है, फिर तो हम इस पर कोई बात ही नहीं कर सकते। उज़मा साहिबा, अभी बात हो रही थी इसी को लेकर, मैं चाहूँगा ज़रा एक दो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे अभी जो इलेक्शन हो रहा है इसकी कैंपेन में एक बड़ी डिफरेंट चीज़ लगी। क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब अगर जीतते हैं तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे? देखें, एक तो बहुत अफसोसनाक बात है कि एक प्रोग्राम को आप मिडिल में इस तरह से छोड़ के चले जाए। मेरे ख्याल में मुझसे आपने ज्यादा टफ सवाल किए हैं बनिस्बत उनके, और उनको चाहिए था वो भी उसी तरह से जवाब देते। इसमें क्या बात है? ये तो सियासी मैदान है, उसमें आपको हर किस्म का चैलेंज फेस करना चाहिए। ये मैदान छोड़ के भागना तो नहीं चाहिए। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अगर ये बात की है तो इसका मतलब है कि सबसे पहली बात तो ये प्रूव होती है कि उनके दिल में आजाद कश्मीर के लोगों के लिए बहुत मोहब्बत है। ये नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बना दिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी अगर मखलूत हुकूमत बनेगी तो मैं प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं लूंगा। लेकिन अगर आजाद कश्मीर में अगर उन्होंने कहा है कि मैं बनूंगा तो ये तो बड़े एक खुशखबरी है और बड़ी अच्छी खबर है ये आजाद कश्मीर के लोगों की। उनको चाहिए सारे वोट करें नून लीग के लिए ताकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
खुद वहां पे जाके प्रेसिडेंट बने। ये अच्छा है। अच्छा खरल साहब, अभी बसेस के लेके मामले पर बात की, अभी हमारे चले गए पार्टिसिपेंट कादिर मंदोखेल साहब जिस पर अभी जिक्र कर रहे थे। आपसे जो सवाल होता है, मेरा ख्याल है हम सब इसके जवाब दें। मीडिया हम पर तो कितनी तनकीद होती है, हम तो खुली किताब है, हमें तो सोशल मीडिया पर जिस तरह किया जाता है वो आपको मैं तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं इन चीज़ों को। अच्छा ये बताएं, ये जो बसेस वाला मामला क्या पहले नहीं कर लेना चाहिए था खरल साहब? ये एन इलेक्शन के वक्त क्यों जा रही हैं, इस पर काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये चीज तो हर इलेक्शन के अंदर होती है और हुकूमतें जो है वो छोटे मोटे अपना सरकारी वसाइल और असर रसूख इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल करती हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या वो बसों के जाने की वजह से कश्मीर के लोगों को अगर फायदा मिल रहा है तो उस पर भी हमें तनकीद करने मतलब एक चीज अगर लेट हो जाती है, पहले ये बसें जानी चाहिए थी और बाद में अगर चली गई हैं तो उनको एक फायदा मिल रहा है, लोगों की एक वेलफेयर का काम हो रहा है, उनको एक सफरी एक मुफ्त या सस्ती एक सहूलत उनको मिल रही है, बेहतर सहूलत मिल रही है। उसके ऊपर जो है मैं समझता हूँ बजाय इस पे कंपटीशन होना चाहिए। सिंध हुकूमत जो अपने वसाइल से जो है वो भी अगर वहां पे लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत वहां पे लोगों के लिए अगर कोई काम अच्छा करती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए ये इलेक्शन के नतीजे क्या होंगे, लेकिन बसें तो वहां पे चलती रहेंगी, वो लोगों के फायदे के लिए काम है। अगर चले देर है दुरुस्त है जो भी चीज हुई है तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल है और अच्छी चीज है। इसके ऊपर खाम खाम में तनकीद करना अच्छा ये बताएं खरल साहब, फिर मैं जरा उस्मा साहिबा से, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन मामला, इस पर रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाती? हमेशा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अताब में होता है और जैसे ही रिजल्ट आते हैं उसके बाद खामोशी हो जाती है, वो भी वहीं रहते हैं, पार्टीज भी वहीं रहती हैं। अब मसला ये है कि रिफॉर्म्स के हवाले से अब दोनों बड़ी जमातें हैं। सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, वाने वाला है, वहां पे भी लेजिस्लेशन के लिए उनके हवाले से बहुत बड़ा उनके पास फोरम है, असम्बली में वो इत्तेहादी हुकूमत के हैं। तो अगर उनको ये लग रहा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जीबी के हवाले से जिस तरह पहले इल्जाम आता है, फिर जो अब आजाद कश्मीर के हवाले से आ रहे हैं, तो इससे पहले भी ये सिलसिला आता रहा है, तो क्यों नहीं वो करते रिफॉर्म्स के हवाले से जिस तरह अभी उस्मा कारदार साहिबा ने बात ठीक की हो है। गया, मैं चाहूंगा तो ये चीज जरा उस्मा कारदार साहिबा प्लीज, इलेक्शन इतने सवालात खड़े हो रहे हैं, इतनी बातें होती हैं हर इलेक्शन में, रिफॉर्म्स क्यों नहीं होते? पार्टी के अंदर क्या बात होती है रिफॉर्म्स को लेके? लोग भी सुनना और जानना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बात करना आसान हो जाता है बेचारे पर, लेकिन रिफॉर्म्स पर बात ही नहीं हो पाया। और रिफॉर्म्स होने क्या चाहिए, क्या ऐसे हैं जो रिफॉर्म्स हो सकती हैं? एक तो अरसलान खरल साहब की जो बात है, मैं दुआ करती हूँ कि वो सच हो जाए कि एक दूसरे से सबकत अगर ले जानी है आपने तो वो परफॉर्मेंस की दौड़ होनी चाहिए कि कौन हुकूमत कितना ज्यादा काम करती है लोगों के वेलफेयर के लिए और कितनी ज्यादा खुशहाली आती है उनके सूबे में, कितने स्कूल बढ़ते हैं, एजुकेशन लेवल बढ़ता है, सेहत के लिए बेहतर फैसिलिटी मिलती है, साफ पीने का पानी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें जो है ना इसमें दौड़ लगानी चाहिए। हम तो पता नहीं किन चीजों में दौड़ लगाते हैं। तो ये जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये तो देखिए इलेक्शन कमिश्नर जब बनता है तो उसमें तमाम पार्टीज बशमूल ऑपोजिशन के सबकी आरा शामिल होती है, सब अप्रूवल देते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल ठीक लगता है। है। अब बात सारी ये है कि अगर आपने चेंज करना है कोई सिस्टम तो फिर आप बैठ के लेजिस्लेशन करें, आप पार्लियामेंट में एक डिबेट कराएं, वहां पे रिफॉर्म्स की सारी एजेंडा लेके आए, सब अपने अपने आरा दें और देखें कि जी लूप होल्स किधर है, गैप्स किधर है, कहाँ से हम इसको बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। अब बाकी दुनिया में भी तो इलेक्शन होती है ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं होती सही है। बात है, लेकिन तो यहीं पर वहां के इलेक्शन जो मुतनाज़ बेस्ट होता है। प्रैक्टिसेस हैं वो देखें और सही। फिर उसके बाद कोई ऐसा तरीका हम अपने रिसोर्सेज के मुताबिक निकालें जो सबको काबिल कबूल हो। क्योंकि हमारे पास देखें हर दफा तो नहीं 60-70 अरब हम एक इलेक्शन पे हम क्या हर चौथे महीने 60-70 अरब टैक्स पेयर का लगाए इलेक्शन कराने के लिए। बहुत अच्छे, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इतने पैसे लगा रहे हैं, इलेक्शन भी करें और इलेक्शन के बाद मुतनाज़ भी हो जाए, तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, बेहतर है कि आप जाके असेंबली में काम करें। बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे पीपल्स पार्टी से भी डिस्कस करनी थी, लेकिन अफसोस कादिर मंदोखेल साहब आधे प्रोग्राम से ही छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा नहीं जी मुझे मौका नहीं दे रहे, हालांकि मैंने भरपूर मौका दिया, आप सबके सामने भी था। उस्मा साहिबा थैंक यू सो मच। उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद रही, असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद रहे। मैं कादिर मंदोखेल साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में हमारे साथ मौजूद रहे। कल होती है फिर आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।